अधूरे हम, अधूरे तुम। आज सुबह जब अरुण बाथरूम में थे तब उनके फोन की रिंग बजी। ममता ने नंबर देखा। विदेशी नंबर देख उन्होंने बाथरूम के दरवाजे के बाहर से पुकारा, कहीं फॉरेन से फोन आ रहा है। फोन अरुण के परम मित्र श्यामल का निकला। अमेरिका में आई मंदी के कारण उनकी नौकरी जाती रही। मुंबई में एक नौकरी मिली है, सो वे सपरिवार भारत लौट रहे हैं, यही बतलाने को फोन किया। हाँ यार, ये भी कोई पूछने की बात है। मेरा घर, तुम्हारा घर। जब तक तुम्हारे लिए एक पसंदीदा घर का इंतजाम नहीं हो जाता, यही रहना आराम से। अरुण ने कह तो दिया, पर चिंता की लकीरें ममता के माथे पर उभर आईं। यहां मुंबई में इतने छोटे घरों में कैसे एडजस्ट करेंगे सब? ममता चिंतित हो उठी। कुछ दिनों की बात है, मैं आज ही प्रॉपर्टी डीलर से उनकी पसंद का घर ढूंढने को कह दूंगा, तब तक हो जाएगा कुछ ना कुछ। मगर उनके देखे चुने बिना घर कैसे फाइनल हो सकता था? सो श्यामल, उनकी पत्नी निशा और बेटा निनाद भारत आते ही सबसे पहले अरुण और ममता के घर पहुंचे। ममता अपनी प्लानिंग कर चुकी थी। अरुण और वो ड्राइंग रूम में, बेबी ध्रुवी के साथ, और उनका इकलौता बेडरूम मेहमानों के लिए। उस समय निनाद और ध्रुवी करीब 17-18 वर्ष के थे जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई। यह ऐसी मुलाकात नहीं थी जिसका इंतजार दोनों कर रहे हों। ध्रुवी अपना कमरा, अपनी अलमारी और अपनी स्टडी टेबल छिन जाने से परेशान थी, तो निनाद टीनेज में अपने दोस्त, अपना स्कूल, अपना शहर, अपना देश छोड़कर यहां आने की वजह से दुखी था। वह खुद उस वक्त एक अल्हड़ लड़की थी जो जिंदगी के हरेक पल को अपने अर्थों में जीना चाहती थी। गोलमटोल चेहरा, सांवली सूरत, फैशन की ओर कम ध्यान, लड़कों की तरह छोटे छोटे बाल, बॉयज ड्रेस पहनना और साइकिलिंग उसके शौक हुआ करते थे। फिर भी ध्रुवी को उम्मीद थी कि विदेश से आ रहा है तो निनाद आकर्षक नौजवान होगा। लेकिन निनाद साधारण सा लड़का दिख रहा था। लंबा, पतला, गोरा, बालों को जेल लगाकर एक ओर चिपकाया हुआ और हल्की उगती दाढ़ी मूछें। निनाद अक्सर सकुचाया रहता, ना खुलकर खाना खाता, ना किसी से कोई बातचीत, बस अपने फोन में कुछ देखता पड़ता रहता। एक ही घर में रहने की वजह से ममता खाना परोसने के बाद निनाद को और खिलाने के क्रम में उलझ जाया करती। फॉरगेट इट ममता, निशा उन्हें रिलैक्स करने को कहती। लेकिन एक तो हिंदुस्तानी माँ और उस पर मेजबान, ममता रुकती भी तो कैसे? ध्रुवी इन दिनों स्वयं को काफी उपेक्षित महसूस करती। मम्मी उसकी और नखरे उठा रही निनाद के। अगर निनाद उसमें थोड़ी रुचि दिखाता तब भी कुछ बात बनती, लेकिन यहां तो वह ऐसे बिहेव करता जैसे उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। दरअसल निनाद के आने से ध्रुवी के जीवन में पहली बार एक लड़के के लिए जरा चेतना जागी। उसने स्वयं को आईने में निहारना शुरू कर दिया। अपने गोल कपोलों पर वो जरा सी झींक उठती। जी करता निनाद की तरह पतली हो जाए। अब उसे लंबे बालों को अदा से झटकने की इच्छा होने लगी। उफ, उसने पहले क्यों नहीं सोचा कि वह अब 17 वर्ष की हो चली है, कोई 10-12 साल की छोटी बच्ची नहीं रही। ध्रुवी के अंदर आकर्षण पनपने लगा, एक केमिस्ट्री जो उसे निनाद की ओर खींचते हुए चार्ज कर जाती। अब जब भी वह रोमांटिक गाने सुनती तो उसके अधरों पर स्मित की रेखा स्वयं ही खिंच जाने लगी। आजकल वह अपनी नोटबुक के अंत में कुछ डूडल भी करने लगी थी। एक अधूरा सा स्केच जिसमें एक लड़का होता, एक लड़की होती। प्यार भरे आकर्षण में विवेक कहाँ होता है? वहां तो बस एक झुकाव होता है, एक खिंचाव होता है जो हमारी हर भावना को प्रभावित कर देता है। आजकल ध्रुवी के मन की परतें निनाद के नाम लेने भर से फड़फड़ाने लगी थीं, पर निनाद में ऐसी कोई बात उसे ना दिखाई देती। वहां तो उसे देखे बिना ही सामने से गुजर जाता। अपने कमरे में, या कहे कि ध्रुवी के कमरे में घंटों अकेला बिता देता, जबकि ध्रुवी उसे देखने के लिए अक्सर घर में बहाने बनाती, इधर उधर घूमती रह जाती। खाना भी अक्सर वह अपने कमरे में खाता। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों का आमना सामना बहुत कम हुआ करता। क्या यह इसलिए क्योंकि निनाद ऐसा ही चाहता है? शायद यह ध्रुवी का क्रश था, प्यार नहीं, क्योंकि प्यार में तो और भी गहरी, डुबो देने वाली तरंगे होती होंगी। वह सोचा करती, अगर उसके दिल को प्यार हुआ है तो उसका प्यार निनाद तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? दूर दूर से देखने भर को प्यार की संज्ञा दे सकते हैं। आखिर यह उसका पहला प्यार था। उसने कौन सी प्रेम में डिग्रियां हासिल की थी?
उसका यो विचलित होना स्वाभाविक था। लगता तो प्यार ही था, किंतु इस स्टेज पर उसे प्यार की तीव्रता का कोई अंदाजा ना था और ना ही वह समीपता उन दोनों के बीच स्थापित हो रही थी जिसकी उसे आशा थी। इन्हीं विचारों में उलझती ध्रुवी कंफ्यूज रहने लगी। क्या है उन दोनों के बीच? कोई संग-साथ की यादें नहीं, कोई लगाव नहीं, मिलने की तड़प नहीं, भविष्य के लिए संजोए सपने नहीं, निजी अनुभवों और भावनाओं की तरलता से सूखा यह प्यार नहीं हो सकता। ध्रुवी अपने अंदर उठते ज्वार को टीनेज का साइड इफेक्ट समझकर दिमाग से परे सरका देना चाहती थी, मगर गुल जो हर बार निनाद को देख भीग जाता था, उसे कैसे मनाए? उस दिन ध्रुवी को अपनी सहेली के घर एक किताब लौटाने जाना था। दिन ढल चुका था, ऐसे में अकेली जाने देना ममता को ठीक नहीं लगा। निशा ने जबरन निनाद को उसके संग भेज दिया गया। आई डोंट वॉन्ट टू फोर्स यू, घर से कुछ कदम दूर आते ही ध्रुवी बोली। वह निनाद के अनमनेपन से पहले ही व्यथित थी और आज तो निनाद उसके कदमों से कदम मिलाकर भी नहीं चल रहा था, 4 कदम पीछे था। तुम चाहो तो घर चले जाओ या कहीं भी, मैं खुद जा सकती हूं। इट्स ओके, बस इतना ही कहा निनाद ने। ध्रुवी और भी खिन्न हो गई। उसके मन की तरंगे क्यों नहीं पहुंच रही निनाद तक, जबकि वह इतना पास है, इतना करीब। वह कुछ विचारमग्न थी कि निनाद कहने लगा, तुम क्या हमेशा से यही रहती आई हो? आई मीन, वर यू बोर्न हियर? हाँ, यही पैदा हुई और यही पढ़ रही हूं। तुम्हें अपनी सिटी बहुत याद आती होगी ना, अपनी फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड? ध्रुवी ने सकुचाते हुए पूछ लिया। मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का रहा हूं, कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही अब तक। वहां यूएस में तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत चिढ़ाते थे इस बात पर। कुछ खुलने लगा निनाद। इस शाम के बाद दोनों में दोस्ती की शुरुआत हो गई। हम उम्र होने के कारण माता पिता को लगता एक दूसरे से कुछ सीखेंगे सिखाएंगे, आखिर भिन्न परिवेशों से जो आए हैं, और ध्रुवी व निनाद दोनों अपनी दुनिया खोजने लगे। ध्रुवी की आंखें वह सब कहने को आतुर रहती जो उसके दिल में गड़ रहा होता। निनाद कभी सयाना बन उसके नयनों की भाषा पढ़ रहा हो, ऐसा लगता। तो कभी ध्रुवी को संदेह होता कि शायद निनाद जिस कल्चर से आया है वहां यह सब आम है। जल्दी शामल के लिए एक घर का इंतजाम हो गया, अरुण की अपनी सोसाइटी में ही। जब तक निनाद के कॉलेज और उनकी नौकरी का बंदोबस्त नहीं होता, तब तक यही ऑप्शन सही लगा। शिफ्ट होने के बाद निनाद और ध्रुवी का आमना सामना होने के चांस कम हो गए। अब निनाद उनके घर से जा चुका था। ध्रुवी बाय कर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। निनाद के शिफ्ट होने के बाद शाम को जब ध्रुवी नीचे सोसाइटी के पार्क में गई तो उसे वहां खड़ा पाकर सुखद आश्चर्य से भर गई। यानी निनाद को भी उसका साथ भाता है, तभी वो उससे मिलने की चाह में वहां मौजूद है। हाय कहते हुए ध्रुवी निनाद की ओर बढ़ गई। दोनों का यह नित्य कर्म बन गया। एक ही घर में रहते हुए भी जो दोनों थोड़े खींचे हुए से रहते थे, वही अब दूसरे घरों से मिलने आते हुए एक दूसरे के करीब आने लगे। अब ध्रुवी जब कभी नीचे पार्क में जाती तो उसकी तैयारी कुछ देर पहले से करती, फेस वॉश से मुंह धोती, होठों पर लिप ग्लॉस, आंखों में काजल, कानों में लूप्स और बालों को अक्सर संवार कर खुला छोड़ दिया करती। निनाद भी महकता मुस्कराता आता। तुमने कभी गोलगप्पे ट्राई किए हैं? ध्रुवी ने एक शाम पूछा तो निनाद ने ना में सिर हिलाया। सुना है बहुत स्पाइसी होते हैं, चलो आज खाने चलते हैं, कहते हुए ध्रुवी उसे पास के मार्केट में ले गई। आंसू पोंछते निनाद ने एक बार भी शिकायत नहीं की कि उसे तीखा खाने की आदत नहीं। ध्रुवी की मनमोहक मुस्कान और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में चुपचाप खाता चला गया। किंतु जब अगले दिन वह पार्क में नहीं आ पाया, तब ध्रुवी को पता चला कि तीखा खाने के कारण उसका पेट खराब हो गया। ध्रुवी के मन में निनाद के प्रति उभरी चिंता के साथ साथ एक तसल्ली भी हुई। उसे विश्वास होने लगा कि निनाद भी उसे पसंद करता है। तभी तो उसकी खुशी के कारण उसने वह भी कर डाला जो उसके लिए सही नहीं था। कुछ हफ्तों में श्यामल और निशा की जिंदगी पटरी पर आ गई। श्यामल की नौकरी लग गई और निनाद का एडमिशन हो गया। श्यामल को अपनी पसंद का घर भी मिल गया। नवी मुंबई में उनका नया ऑफिस होगा, इसलिए घर भी वही लेना उचित रहा। श्यामल व निशा सामान पैक करने आदि में व्यस्त थे कि निनाद आंख बचाकर ध्रुवी से मिलने खिसक गया। पार्क की बेंच पर पास पास बैठे निनाद ने धीरे से ध्रुवी से कहा, सो आई गेस दिस इज इट। तुमने सोसाइटी के पीछे वाला गार्डन नहीं देखा ना? ध्रुवी एक बार उसके साथ बाहर जाना चाहती थी,
उसे यही सूझा। आज गार्डन में घूमते हुए दोनों के कदम एक साथ उठने लगे। बिछड़ने का एहसास होने लगा। अभी तो प्रेम कहानी शुरू भी नहीं हुई, अभी से अल्पविराम। फिर दोनों ना जाने कब मिलेंगे। मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसके पास दूसरे के घर जाने का टाइम है। निनाद का एडमिशन हो जाएगा, वह अपने नए दोस्तों में खो जाएगा। ध्रुवी भी तो इस वर्ष कॉलेज चली जाएगी, अपनी अलग दुनिया खोजने लगेंगे दोनों। शायद ऐसे ख्याल दोनों के जहन में चलने लगे, उनके कदमों से कदम मिलाते हुए। तभी हौले से ध्रुवी ने निनाद की एक उंगली अपनी छोटी उंगली में उलझती महसूस की। बिना नजरें मिलाए वे दोनों सरकते रहे। उंगलियां आपस में खेलने लगी, एक दूसरे के बीच में पकड़ते रहे और मालूम से आसमान बांधक हुआ। दरवाजे की घंटी बजाने से पहले निनाद की बांह ने ध्रुवी की कमर टटोल ली। उसे अपने पास घुमाते हुए निनाद ने अपने पतले अधरों को ध्रुवी के रसभरे होंठों पर मृदुलता से रख दिया, इससे पहले कि चुंबन की तपिश अनुभव होती। एक जानी पहचानी भारी भरकम आवाज ने उन दोनों की तंद्रा चटका दी। ध्रुवी, यह आवाज अरुण की थी, जो उसी समय श्यामल के घर कुछ मदद करने आए थे। पिता द्वारा उन्हें ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर दोनों बेहद शर्मिंदा हो गए। आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो पाई। निनाद घर के अंदर तो ध्रुवी अपने घर की ओर भाग गए। अरुण भी पीछे पीछे चले। बस ये थी उनकी आखिरी मुलाकात। अरुण के रोबीले सुर ने उन्हें इस कदर चौंका दिया कि जब उनका ट्रक घर से निकला तो ध्रुवी ने बाय बोलने के लिए अपने घर की बालकनी से भी नहीं झांका। घर पहुंचकर काफी हंगामा हुआ। जो कुछ अरुण ने देखा उससे वे अपना आपा खो चुके थे। बेहया, बेशर्म लड़की, दूसरे के दरवाजे पर खड़े होकर नीच हरकत करते तुझे शर्म नहीं आई? क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुझे? वे गरज रहे थे। कमरे के कोने में खड़ी ममता सुबक रही थी और अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछती जा रही थी। मैंने सोचा था कुछ अच्छा सीखेगी उस लड़के से, कुछ ऐसा जो अपने देश की शिक्षा से छूट गया हो। मुझे क्या पता था कि ये सब सीख रही है। काफी देर तक आग बबूला होने के बाद जब अरुण शांत हुए तो ध्रुवी को पुनः समझाने लगे, बेटी, दोस्ती और रिश्तेदारी में फर्क होता है। श्यामल मेरे दोस्त जरूर है, पर उनसे कोई रिश्ता जोड़ना संभव नहीं। हमारी जात बिरादरी अलग है, हमारे संस्कार अलग हैं। वे मांस मच्छी खाने वाले, जनेऊ ना पहनने वाले लोग हैं और हम ठहरे उच्च कुलीन पंडित। और वैसे भी अभी तेरी उम्र ही क्या है? ये सब किशोरावस्था की भटकन है। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी सयानी है, मेरी बात का मान रखेगी। जब तू समझदार हो जाएगी तब खुद ही हंसेगी अपनी इस बेवकूफ़ी पर और मुझे धन्यवाद देगी तेरा जीवन बर्बाद होने से बचाने के लिए। अरुण बोलते रहे, ध्रुवी सुनती रही। उस उम्र में इसके अलावा कुछ और होना संभव भी कहा था। बेवकूफ़ी, जिंदगी की बर्बादी जैसे भाव उसकी आत्मा को घायल कर रहे थे, किंतु वह चुप थी। कैसे कहती वह अपने जन्मदाता से कि ये किशोरावस्था की खुमारी नहीं, उसका प्यार है। हाँ, उसका अंतर्मन जरूर पुकार रहा था, चीख कर कह रहा था कि जिस झूठी शान, इज्जत और मर्यादा की खातिर हम बच्चों को गमों के सादर में झोंका जा रहा है, उस दर्द को हमारे अपने भी महसूस करें। बच्चे अपनों की इज्जत और मर्यादा का ख्याल रखते हैं, हुए अपना रिश्ता निभाते हैं, चुप रह जाते हैं, तो बड़ों को भी हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए समाज के सम्मुख आना चाहिए। दोनों फिर कभी मिल ना सके। कई महीने और फिर साल बीत गए। एक आकर्षण जो पनप ना सका, एक टीस जो दिल में रह रहकर टुहुकती। रोमांस की लहरों के ज्वार भापे दिल की गहराइयों में उठते गिरते रहे। निनाद और ध्रुवी दोनों एक दूसरे को याद किया करते। पहले प्यार की खुमारी अलग ही होती है। यदि यह केवल आकर्षण होता तो इतने समय बाद धुंधला पड़ गया होता। ध्रुवी अक्सर नॉस्टैल्जिया से घिर जाया करती। निनाद की याद, उनकी छुअन, पहले चुंबन का मासूम एहसास। काश वे दोनों थोड़ा और सावधान होते उस शाम। अब वह केवल यही सोच पाती। कॉलेज के दिनों में उसे जो भी लड़के मिले, सब में उसने निनाद की छवि ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं मिल पाया। ध्रुवी 24 वर्ष की हो चुकी थी। अपनी पढ़ाई पूरी कर उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। अरुण व ममता बहुत प्रसन्न थे। कुछ दिन नौकरी कर ले, फिर ध्रुवी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर इसके हाथ पीले कर देंगे। वैसे तो ध्रुवी अपने जीवन में सरपट दौड़ रही थी, किंतु आज भी दिल के किसी कोने में निनाद की याद पल रही थी।
तभी तो शादी की बात सुनते ही पुराने घाव की तरह उभर आई। ये क्या बात लेकर बैठ गए आप दोनों? अभी तो मुझे शहर बदलना है, नौकरी ज्वाइन करने के लिए दिल्ली को रवाना होना है। ध्रुवी ने बात ढक दी। रेलवे स्टेशन पर अरुण और ममता ने हिदायतों की पोटली उसके सामान के साथ बांध दी और उसे दिल्ली भेज दिया। कंपनी रहने की व्यवस्था भी करने वाली थी, सो माँ बाप को टेंशन नहीं थी। स्टेशन पर कंपनी की ओर से कोई लेने आ गया और उसे गेस्ट हाउस पहुंचा गया। ये ध्रुवी की पहली दिल्ली यात्रा थी, सो थोड़ा उत्साहित होना लाजिमी था। शाम को वह पास के मार्केट घूमने निकल गई। वहां विंडो शॉपिंग करते हुए उसे ऐसा आभास हुआ कि उसका दिल अचानक जोर से धड़का, जैसे हवा की सनसनाहट कुछ कहना चाह रही है उससे। मन में यकायक एक नाम उभरा, निनाद। निनाद, उसकी याद आज यहां कैसे आ गई? क्या वो यही कहीं है, उसके आसपास, करीब, बेहद करीब? दिल में उठी लहरों को काबू करने की विफल कोशिश करते हुए ध्रुवी इधर उधर ताकने लगी। तभी उसके कंधे पर एक थपकी हुई। पीछे मुड़ी तो सामने निनाद खड़ा था। ओ माय गॉड, तुम! ध्रुवी को अपनी नजरों पर विश्वास नहीं हुआ। मुंबई में जुड़े तार यहां दिल्ली में एक बार फिर टकरा सकते हैं, ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कब सोचा था कि तुम मुझे यहां मिल जाओगी? निनाद भी खुशी से दीवाना दिखाई पड़ा। ध्रुवी एक आकर्षक युवती के रूप में निखर आई थी। पतली, छरहरी काया, कमर तक लहराते केश और चंपई रंगत। गोलमटोल गालों की जगह अब उभरे हुए चीक बोन्स ने ले ली थी। उसका फैशन सेंस भी आज के समय से मेल खा रहा था। निनाद उसे देखकर सुखद आश्चर्य से भर उठा और ध्रुवी निनाद की मोहकता की दीवानी हो गई। उसकी जॉ लाइन अब और भी साफ नजर आने लगी थी। गोरे रंग पर शेव करने से गाल हल्के हरे से प्रतीत हो रहे थे और बाल आजकल के लेटेस्ट कट में उसके कद को और बढ़ा रहे थे। दोनों पास के रेस्तरां में प्रवेश कर गए। काफी कुछ था एक दूसरे के साथ बांटने के लिए। इतने बरसों की बातें, जो कुछ जीवन में घटा, वह सब दोनों बताना चाहते थे। वहां बैठते ही बिना कुछ सोचे निनाद ने ध्रुवी का हाथ थाम लिया। ध्रुवी ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। कुर्सी पर बैठे हुए ही जैसे दोनों उड़ रहे थे, संग न नाच रहे थे। इतने लंबे अरसे बाद मिलने पर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना था। अब भी हॉट चॉकलेट पसंद है तुम्हें? ध्रुवी ने पूछा तो निनाद आह्लादित हो उठा। नॉट बैड, इतने सालों बाद भी तुम्हें मेरी पसंद याद है। मुझे तो वह वाकया भी याद है जब स्कूल से लौटते समय तुमने मेरी स्कर्ट पर लगा स्टेन देख लिया था और झट मेरे पीछे पीछे सटकर चलने लगे थे। इनफैक्ट तब मुझे पता चला था कि स्कूल में बच्चे मुझे देखकर हंस क्यों रहे थे। वे भी क्या दिन थे, अल्हड़, नादान, बेफिक्रे। कितना रोई थी मैं असलियत जानकर। तब भी तुमने ही मुझे समझाया था। तुम्हारी बातों ने मेरे मन का बोझ एकदम हल्का कर दिया था। निनाद, तुम्हारे अमेरिकन नजरिए और हमारे यहाँ की सोच में भारी अंतर महसूस हुआ था मुझे। निनाद पुराने गलियारों में विचरने लगी। सच, निनाद के आने से उसकी अपनी सोच में काफी परिवर्तन आया था। हम सबकी अपनी एक स्टोरी होती है ध्रुवी, जिसमें हर कदम लोग जुड़ते जाते हैं। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी स्टोरी का अदना सा हिस्सा बन पाया, निनाद बोला। अदना सा नहीं, अस्फुट शब्दों में ध्रुवी ने कहा, पर फिर तुरंत बात बदल दी। जानते हो निनाद, हम सबको किसी के प्यार की, किसी के भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे दोबारा मिलोगे और तुमसे कह सकूंगी कि आई रियली मिस्ड यू। एक सीक्रेट शेयर करूं, उन दिनों मैं अपनी कॉपी में दिल की शेप बनाकर उसमें डी लिखा करता था। बताकर निनाद जोर से हंस पड़ा। ध्रुवी की नजरें शर्म से झुक गईं, चेहरे पर लालिमा छा गई। बात पलटते हुए वह बोली, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग किया करते थे, अब भी करते हो? हाँ, पेंटिंग तो मेरा पैशन है, उससे मुझे शांति मिलती है। तुम यहाँ दिल्ली में कब से रह रही हो? मैं आज ही दिल्ली पहुंची हूं। यहाँ मेरी जॉब लगी है, कल से ज्वाइन करना है। और तुम यहाँ कब से हो? मैं भी यहाँ जॉब करता हूँ। मम्मी पापा अभी भी नवी मुंबई में ही है। यहाँ अकेला रहता हूँ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, क्योंकि माता पिता के कंधों पर बैठकर बचपन का सफर तो तय किया जा सकता है, परंतु जवानी का बोझ नहीं ढोया जा सकता। निनाद ने ध्रुवी को अपना पता दे दिया। फोन नंबर्स एक्सचेंज करने के बाद दोनों अपने गंतव्यों पर लौट गए। अगली सुबह गेस्ट हाउस में नाश्ता करके ध्रुवी सही समय पर अपने नए दफ्तर पहुंच गई। बस में ममता द्वारा दी गणपति की प्रतिमा लिए वह नए जीवन के सोपान चढ़ने को तैयार थी। इसी शहर में नौकरी और यही निनाद का साथ,
इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर रही थी ध्रुवी। दफ्तर दिल्ली के मध्य कनॉट प्लेस में था। बिल्डिंग जरूर पुरानी थी, पर अंदर से एकदम स्टेट ऑफ आर्ट। स्टार्टअप में नौकरी करने का मजा ही अलग है। नई तकनीक, नई सोच और नया खून। कंपनी के मालिक से मिलकर ध्रुवी में उत्साह भर गया। उम्र में वह ध्रुवी से कुछ ही वर्ष बड़ा होगा, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की ललक, जीतने की चाह और परिश्रम के कारण वह ना जाने कितनों का प्रेरणास्रोत बन चुका था। एचआर ने ध्रुवी के जरूरी दस्तावेज जमा किए, कुछ कागजी कार्यवाही की और उसे मीटिंग रूम में इंतजार करने को कहा। उसने चाय का कप थामा ही था कि एक भद्र महिला ने अंदर प्रवेश किया। हेलो ध्रुवी, मैं यहाँ की एचआर मैनेजर हूँ। हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। आपसे पहले जो शख्स इस सीट पर नौकरी करता है, आपको उसके अंडर ट्रेनिंग पर रखा जाएगा ताकि आप सारा काम समझ सके। दरअसल उसे नौकरी से निकाला जा रहा है, किंतु अभी तक उसे बताया नहीं गया है। थोड़ा सेंसिटिव मामला है ना, इसलिए अगले हफ्ते उसका लास्ट डे होगा, तब आप उससे हैंडओवर ले लेना। ध्रुवी को याद था कि स्टार्टअप में काम सीखने का जितना मौका मिलता है, उतना ही हायरिंग और फायरिंग का रिवाज भी होता है। उसके कैरियर की शुरुआत किसी की नौकरी के एवज में हो रही है। यह बात उसे अच्छी तो नहीं लगी, पर उसके हाथ में यह निर्णय नहीं था। ध्रुवी को उसकी सीट पर ले जाया गया। मीट निनाद, आपको इन्हीं के अंडर काम करना है। एचआर मैनेजर के कहते ही ध्रुवी पर गाज गिर गई। निनाद उसे एक बार फिर अपने समक्ष पा फूला ना समा रहा था, किंतु ध्रुवी का चेहरा राख हो गया। उसकी नौकरी निनाद की जगह लगी है। किस मुंह से बताए वह यह बात उसको। इसी उधेड़ बुन में 5 दिन निकल गए। निनाद उसे पूरे मन से काम सिखा रहा था। दफ्तर के बाद भी दोनों मिल लिया करते, कभी साथ डिनर करते हुए घर लौटते, तो कभी कैंटीन में साथ लंच करते, परंतु ध्रुवी असली बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज काम पर उसका 6ठा दिन था। कल कंपनी निनाद को निकाल बाहर करेगी। अब ध्रुवी के पास और समय नहीं बचा, सो उसने आज शाम ही निनाद को आगाह करने का मन बनाया। आज तुम्हारे साथ कॉफी पीने का मन है, कहीं चले? चलो, आज मैं तुम्हें अपनी पसंद के कैफे ले चलता हूं। वहां की लाटे कॉफी तुम्हें जरूर पसंद आएगी। निनाद को कहाँ पता था कि आज बाहर जाने के पीछे ध्रुवी का क्या उद्देश्य है। निनाद, मेरी बात ठंडे मन से सुनना और समझने की कोशिश करना। ध्रुवी ने उसे सारी स्थिति बता दी। उसकी बात सुनकर निनाद कुछ क्षणों के लिए अव्यवस्थित हो उठा। अचानक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। कौन कहता है अच्छी कला सहज सरल होती है, और हो भी क्यों कर, जब जिंदगी ही सहज सरल नहीं, ना तो हमारा दिमाग और ना ही दिल। निनाद द्वारा कही बात ध्रुवी की समझ में नहीं आई। इससे आगे कुछ भी कहे बिना वह वहां से उठकर चला गया। अगले दिन दफ्तर में निनाद ध्रुवी के समक्ष एक अजनबी के रूप में आया। ना मुस्कुराहट, ना बातचीत, केवल रूखा व्यवहार। दिन भर दफ्तरी कार्यवाही, फुल एंड फाइनल की प्रक्रिया निपटाने और ध्रुवी को काम संबंधी बातें समझने में चला गया। निनाद का यह शुष्क रवैया ध्रुवी के मन को छलनी किए जा रहा था। पर वह करती भी तो क्या? दोष ना उसका था ना निनाद का। निनाद ने घर लौटने से पहले उससे आखिरी विदाई तक नहीं ली। ध्रुवी समझ रही थी कि निनाद का अंतर्मन घायल है, उसके तहंग को चोट लगी है। शायद इस बात से अधिक की उसकी जगह ध्रुवी ने ली। उस शाम ध्रुवी ने निनाद के घर जाने का मन बनाया। एक गुलदस्ता हाथों में लिए वो उसके दरवाजे पर खड़ी हो गई। निनाद ने दरवाजा खोला, पर ध्रुवी को अंदर आने के लिए कहे बिना ही मुड़कर स्वयं अंदर चला गया। ध्रुवी भी पीछे पीछे हो ली। वह समझ रही थी कि निनाद की मानसिक स्थिति दुरुस्त नहीं, और वह उसे पूरा समय देने को तैयार थी। नौकरी मुबारक हो ध्रुवी, निनाद ने तंज भरे स्वर में कहा तो ध्रुवी की आंखें नम हो उठी, लेकिन उसने फौरन खुद को संयत कर लिया। इसके लिए मुझे दोषी मत ठहराओ निनाद, मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम। ध्रुवी आगे कुछ कह पाती इससे पहले निनाद बोल पड़ा। बॉस से तो मिली होंगी तुम, आखिर तुम्हारी खूबसूरती काम आ ही गई। मैं ही मूर्ख था जो काबिलियत को असली पहचान समझता रहा। ये क्या कह रहे हो तुम? निनाद की बात ने ध्रुवी के हृदय को और भी चोटिल कर। मैं तो केवल तुम्हारी कामयाबी पर खुश हो रहा हूं। एक औरत को और क्या चाहिए? वो जवान है, अमीर है, और अब तुम्हारा चरणदास भी। तुम चाहोगी वो मूछ रखे तो रख लेगा, तुम्हारा हुक्म होगा कि मूछ साफ करे तो क्लीन शेव कर लेगा। बस इसके लिए कुछ दिन और उसे तरसाना, ताकि वो पूरी तरह तुम्हारी गिरफ्त में पागल हो जाए। थोड़े समय खुद पर काबू रखना, जैसे अब तक रखती आई हो ना। चुप हो जाओ,
निनाद, मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने नहीं बल्कि तुम्हारा दर्द बांटने आई थी। मुझे क्या पता था कि तुम। ओह, तो तुम्हें नहीं पता था कि मैं। मुझे भी कहाँ पता था कि तुम। निनाद ने ध्रुवी का बढ़ा हुआ हाथ बेरहमी से झटक दिया। गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछते हुए ध्रुवी कहने लगी, मैं समझने लगी थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आज तुमने मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी। तो एक से दिल नहीं भरता मैडम का। ठीक है, जो हुक्म सरकार। आपकी गुलामी में पूंछ हिलाने को तैयार है ये कुत्ता। निनाद ने जैसे ही ये कहा, ध्रुवी अपनी हथेलियों से अपना मुंह ढांपे एम्स के घर से बाहर दौड़ गई। अगले कुछ दिन ध्रुवी का मन किसी काम में नहीं लगा। उस दिन की बात बार बार उसके मन को व्यथित करती रहती। उसका दिल एक बार फिर टूटा था, वह भी उसी इंसान के लिए। प्यार एक नाजुक भावना है, उसको देखभाल चाहिए। यदि उसे पनपाना है तो संजोना भी पड़ेगा। अपनी अलग डगर पर चलने से शायद दिल के किसी कोने में प्यार जिंदा तो रह सकता है, पर हासिल नहीं हो सकता। ध्रुवी के लिए ममता और अरुण ने एक रिश्ता देखा और उसे फोटो भेजकर सूचित किया। अब वे दोनों चाहते थे कि ध्रुवी एक बार घर आकर लड़के से मिल ले, ताकि बात आगे बढ़ सके। ध्रुवी निनाद की मानसिक स्थिति को समझने का पूरा प्रयास कर रही थी। तभी तो इतना कुछ सुनने के बाद भी वह उसे एक आखिरी मौका देना चाहती थी। उस शाम फिर वह उसके घर पहुंच गई। हो सकता है अब तक निनाद थोड़ा शांत हो गया हो। सोचते हुए औपचारिक मुलाकात के बाद ध्रुवी ने अपने आने का मकसद जाहिर किया। मुबारक हो, कब है शादी? निनाद ने सपाट स्वर में कहा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि ध्रुवी की आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसका दिल करने लगा कि वह निनाद से लड़ पड़े, उसके ऐसे जलीकटी सुनाने पर उससे रूठ जाए, पर वह जान गई थी कि हर रिश्ता रूठने का हक नहीं देता। उसको आभास होने लगा कि जिस तरह वह इस रिश्ते को देख रही है, वैसे शायद निनाद नहीं देख रहा, और अब उसे अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। सामने वाला तो पहले से ही आगे बढ़ चुका है, उसे भी तो मानसिक सुख शांति का हक है ना। ध्रुवी ने शादी के लिए हामी भर दी। अनुराग एक सब्र लड़का था, शांत, सुशील। उससे शादी करके ध्रुवी के जीवन में नई छटा बिखर गई। शादी के पश्चात ध्रुवी एक बार फिर मुंबई लौट गई। अब उसके जीवन में सब कुछ भला था। एक पति, एक बेटी, छोटा सा प्यारा घर और जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन। गृहस्थी की रेत के कण दिल पर जमते रहे। ध्रुवी ने अनुराग को पूरी ईमानदारी से अपना तो लिया, किंतु मन की तहों में दबा निनाद के प्रति प्रेम ना भुला सकी। वह प्यार केवल छुप गया, मिटा नहीं। ना ध्रुवी ने अनुराग से कभी इसका कोई जिक्र किया और ना ही अपने मन को निनाद की याद करने से रोका। तभी तो कई सालों बाद जब ध्रुवी अपनी बेटी को हनीमून के लिए विदा करने एयरपोर्ट आई, तो अपने कंधे पर चिरपरिचित थपथपाहट ने उसे चौंका दिया। बालों में चांदी और पतले चेहरे पर खिंचाई लकीरों के बावजूद निनाद ने उसके दिल के तारों को एक बार फिर उसी तरह झंकार दिया जैसे बचपन और फिर जवानी में। निनाद, तुम? ध्रुवी प्रसन्नता से उछल पड़ी। अब तक जो अधर एक स्मित रेखा में कैद थे, अचानक उनमें दांत समा नहीं पा रहे थे। निनाद से मिलने पर ध्रुवी की आकुलता देख अनुराग भी हतप्रभ रह गया। जिस ध्रुवी को वो जानता था, वो तो एकदम धीर गंभीर, जिम्मेदार और शालीन स्त्री थी, और आज जो उसके सामने थी वो एक व्यग्र, उतावली शोरशी समान लग रही थी। चोटी में बंधे उसके खिचड़ी बाल और हल्की नारंगी दुसूती साड़ी में कुछ देर पहले तक उसकी गरिमा और भी ओजस हो रही थी, लेकिन अब एकाएक उसकी आकृति उसके आचरण से मेल खाने में चूकने लगी। इनसे मिलो, ये है अनुराग, मेरे पति, और ये है निनाद, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। ध्रुवी ने अनुराग की आंखों में जो प्रश्न चिन्ह पढ़ा, उसका उत्तर उसने दोनों का परिचय करवाकर दे दिया। हम आज ना जाने कितने वर्षों बाद मिले हैं। बेटी और दामाद अपनी फ्लाइट के लिए जा चुके थे। अनुराग, ध्रुवी व निनाद को उनकी अनेकानेक बातों के साथ छोड़कर घर के लिए रवाना हो गया। मैं बहुत थक गया हूं। तुम्हें तो अब काफी सारी बातें करनी होंगी, तो तुम ड्राइवर के साथ आ जाना। मैं कैब लेकर घर चलता हूं। फिर मिलेंगे निनाद साहब। ध्रुवी और निनाद ने एक ईटिंग जॉइंट खोजा और वही विराजमान हो गए। इतने सालों कहाँ रहे, कैसी जिंदगी बिताई। जीवन के खट्टे मीठे अनुभव साझा करते दोनों ने करीब 2 घंटे बिता दिए। निनाद ने बताया कि अब वह एक फुल टाइम चित्रकार बन गया है।
मुंबई में अपनी पेंटिंग की नुमाइश करने आया है। घर परिवार में कौन कौन है? मैंने शादी नहीं की और मॉम डैड को गुजरे एक अरसा बीत गया। पर क्यों निनाद? उसकी बात सुनकर ध्रुवी फीकी पड़ गई। मैं अब भी तुम्हें मिस करता हूं ध्रुवी। तुमसे अधिक मुझे इस जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तुम नहीं मिली तो तुम्हारी यादें, तुम्हारा ख्याल ही सही। मन सुर में निनाद ने कहा, मैं तो आई थी तुम्हारे पास, मैं भी तो तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, पर तुमने। ध्रुवी के स्वर में नैराश्य घुल गया। पुराने घाव एक बार फिर रिसने लगे, लेकिन उसने स्वयं को संभाल लिया। खैर छोड़ो, जो बीत गई सो बात गई। तुम्हारे लिए यह कहना आसान है क्योंकि तुम आगे बढ़ गई। मुझसे पूछो, जो वहीं उसी गली के मोड़ पर खड़ा तुम्हारी राह देख रहा है। निनाद इतने अंतराल बाद ध्रुवी को सामने पाकर अपने को वश में रख पाने में विफल होने लगा। क्या हम एक नहीं हो सकते ध्रुवी? क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकती? उस समय मैं जो कर बैठा उसका हर्जाना मैंने सारी उम्र भरा। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? निनाद गिरगिराने लगा। ऐसी बातें मत करो निनाद, अब इनका कोई औचित्य नहीं है। अनुराग मेरे पति है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। वे मेरा प्यार ना सही, पर मैं उनका प्यार हूं। उन्होंने पूरी निष्ठा से मेरा साथ निभाया है और मेरी ईमानदारी में भी कोई कमी नहीं रही। हां, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे, पर इस प्यार को अधूरा ही रहना होगा हम दोनों के दिलों में धड़कते हुए। ध्रुवी ने सजल नेत्रों से कहा, अब मुझे चलना होगा। पिछली बार भी मैं तुमसे पूछकर गई थी, इस बार भी तुम मुझे जाने दो। कुछ क्षण दोनों मौन बैठे रहे। अपनी आंखों में झांकती ध्रुवी को देख निनाद मुस्कराया। कभी कभी प्यार और साथ में अंतर रह जाता है। शायद हम दोनों की किस्मत को यही मंजूर है। जाओ और अपनी गृहस्थी संभालो, कहकर निनाद ने हौले से ध्रुवी का हाथ सहलाया। वह प्यार कैसा जो मुंह में कसैलापन छोड़ जाए। एक रिश्ते को पाने के लिए औरों के दिल चकनाचूर हो जाए। ऐसे प्यार से बेहतर है वह प्रेम सुवास जो आत्मा को महका दे।